हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी सॉल्यूशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नए सीरीज़ का स्टार्ट किया है जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज़। इस एनसीईआरटी सीरीज़ की खास बात यह है कि हम इस सीरीज़ में पूरी एनसीईआरटी को आपके सामने थ्रोली पढ़ेंगे और इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? जो नीट में पूछे गए हैं, जो सीयूईटी में पूछे गए हैं और जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जा रहा है आजकल। तो एनसीईआरटी से बाहर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसीलिए आप लोगों के सामने देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक खुली हुई है और मैंने इस एनसीईआरटी के पीडीएफ पर मार्किंग करके पहले से रखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंस लाइन है और जिस पर क्वेश्चंस आने की संभावना है और जिस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में बने रहना है फोकस्ड माइंड के साथ और मेरे साथ पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसके बाद सवाल लगाना है। ये मेरी गारंटी है कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्रयास पूरा यही रहेगा कि कम से कम समय में आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। तो प्रयास यही रहेगा कि वीडियो छोटा से छोटा रहे, बट अगर लंबी हो गई तो कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में अगर मार्किंग मिले, आपको ज़्यादा नंबर आए तो फ़ायदा आप ही को है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही मार्किंग करके रखा हुआ है, तो यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस पूरे पैरा में मेन लाइन यही है कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो हमारे एरिस्टोटल अंकल थे, आपको पता भी होगा, ये फादर ऑफ बायोलॉजी बोले जाते हैं इनको, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है इनको। ठीक है, और इन्होंने ही पहली बार क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था। और जब इन्होंने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था तो इनका जो ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट एंड ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर देखकर क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने ट्रीज को, प्लांट्स को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, जिनके पास रेड ब्लड सेल है वो अलग, जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो अलग। तो इस लाइन में क्या है, एरिस्टोटल सबसे पहले अरिस्टोटल ने ही क्लासिफिकेशन को चालू किया। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में, एनिमल्स को क्लासिफाई किया रेड ब्लड सेल्स, जिनके पास है वो अलग, जिनके पास रेड ब्लड जिनके पास रेड ब्लड है वो अलग, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो अलग। ठीक है, उसके बाद आए हमारे लिनिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, इन लिनिनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम was developed that include all the plants and animal respectively। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि लिनिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है कि लिनिनियस जो थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे, यानी कि लिनिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। लिनिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, लिनिनियस, प्लांटी और एनिमेलिया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैंने इतना बार रिपीट किया इसको। लिनिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, was developed that include all the plants and animals, जिसमें कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड थे। दिस सिस्टम डिड नॉट
डिस्टिंग्यूज बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या था, यानी कि वो क्या नहीं बता पाए, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोकैरियोट जो है प्रिमिटिव सेल है और यूकैरियोट जो है एडवांस्ड सेल है। तो ये हमारे लिनियस भैया नहीं बता पाए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, और उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए हमारे लिनियस सर। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को तो वो नहीं ही कर पाए, प्लस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म, इन सब को लिनियस डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। अगर आपसे कोई पूछे कि लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, वो आप उनको सीधा सीधा बताएंगे कि लिनियस जो थे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि इन लोगों को कहाँ रखा जाए, एनिमेलिया में रखा जाए या प्लांटी में रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easily to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि लिनियस जो है, लिनियस का ये ड्रॉबैक था, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रह ही गए। भाई किस में डाले इसको, प्लांट्स में डाले, एनिमल्स में डाले, सब कंफ्यूज, लिनियस कंफ्यूज करके चले गए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ठीक है, यानी कि बहुत समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत समय तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे विवाद हुआ। यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में समझ ही नहीं आ रहा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे आके निकले फ्यूचर में कि उनको कहाँ डाले जाए। लिनियस तो बता के गए प्लांटी में डालो, एनिमेलिया में डालो, लेकिन कैसे। अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म का हो गया जैसे कि फोटोसिंथेटिक फंगी का डिस्कवर हो गया, तो उसको कहाँ पे डाला जाए, ये ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि उनको कहाँ डाला जाए। यानी कि लिनियस का ड्रॉबैक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिए लेकिन उनमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। ये सारे लाइन टिक नहीं, मतलब कि बिसाइड्स गोज मॉर्फोलॉजी नीड आल्सो फेल्ड इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब भी नहीं बता पाए लिनियस सर हमारे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज हिंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस through plant and animal kingdom have been a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms can be included under this kingdom have been changing. ठीक है, the number and nature of other kingdom has also been understood differently by different scientists over time। यानी कि इस पूरे पैरा में यही बताया गया कि लिनियस जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे गए थे, तो बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को प्रॉब्लम्स हुआ कि भाई ये नया ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कवर किया है, इसको कहाँ डालें। तो यानी कि इसको मॉडिफाई करना ज़रूरी था, और मॉडिफाई करने आ रहे हैं कोई साइंटिस्ट, जिसका नाम है, आ रहे हैं कोई साइंटिस्ट क्या, हमारे R.H. विटिकर साहब, जिन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी काम किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देके। और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अभी चल रहा है। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, सबसे ज़रूरी बात, और इस पर क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो 1969 में R.H. विटिकर भैया जो थे हमारे, बहुत ही बड़ा काम किए। उन्होंने बताया भाई लिनियस भैया बिल्कुल भी गलत थे, बिल्कुल ही गलत थे। और ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को गोली मारो, मैं देता हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और बताया भाई लिनियस तुम गलत हो। ठीक है, तो उन्होंने बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बारे में। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि आया भी है बहुत बार, और आएगा ही कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे R.H. विटिकर साहब। किसने दिया था, R.H. विटिकर साहब। तो R.H. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कब, किस ईस्वी में, 1969। ठीक है, और इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे, जैसे कि लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन थे, प्लांटी और एनिमेलिया, और इसमें 3 और बढ़ा दिए, किसने, R.H. विटिकर ने। कौन से 3, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगी। सबको पता ही होगा ये कि 5 किंगडम, टोटल 5 किंगडम है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या 5 किंगडम होते ही हैं।
कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये हमेशा याद रखें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, आप लोग ऊपर टेबल देख रहे होंगे और टेबल को मैंने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले मैं आर.एच. व्हिटेकर के बारे में बताना चाहता था। तो चलिए इस टेबल को डिस्कस करते हैं। ये टेबल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, यानी कि 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि क्या है। ठीक है, तो 5 किंगडम यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो 5 किंगडम के बारे में यहाँ पे बताया गया। 5 किंगडम का कैरेक्टर क्या क्या है? सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टेबल को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आएगा भी। तो बहुत ही लाभदायक और मार्क्स देने वाला टेबल है ये, इसको बिल्कुल भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है और क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, कैरेक्टर्स दिया हुआ है, जैसे सेल टाइप। जैसे सेल टाइप क्या है? मोनेरा में कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल होता है। ठीक है, मोनेरा में कौन सा? सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, पता ही है मोनेरा। तो इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कैसा सेल होता है? प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल जो है मोनेरा में होता है और प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया चारों में जो है यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल, मोनेरा में कैसा सेल वॉल पाया जाता है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है मोनेरा में, जो कि बना हुआ आता है पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोनेरा का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? तो पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मोनेरा का सेल वॉल बना हुआ होता है, जो कि होता है नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के सेल वॉल के बारे में करते हैं बात। तो प्रोटिस्टा का सेल वॉल के बारे में क्या करेंगे बात, क्योंकि प्रेजेंट इन सम होता है। प्रेजेंट इन सम मतलब कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और फंगी, फंगी का सेल वॉल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फंगी में पाया जाता है, फंगी के सेल वॉल में पाया जाता है काइटिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, चाहे वो नीट हो, एम्स हो या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत बार इसको पूछा गया है कि फंगी के सेल वॉल में क्या पाया जाता है? तो काइटिन, प्रेजेंट विद काइटिन, यानी कि फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन का बना हुआ रहता है। इसको अपने दिलो जान में बसा लें कि फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको बढ़िया से याद कर ले कि फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं प्लांटी। प्लांटी में सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। प्लांटी जैसे बहुत कोई को पता भी होगा कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। इसको बढ़िया से याद करके रखें कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। और एनिमेलिया को तो आपको पता ही है, एनिमेलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है भाई, होता ही नहीं है एनिमेलिया में सेल वॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगा? सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है मैं तो पढ़ाने ही वाला हूँ आगे। ठीक है, इसी तरह एनसीईआरटी बुक खोल के आप और हम मिल के पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को पूरा रपेट देंगे। ठीक है, टेंशन लाने आपका भाई है यहाँ पे, पूरी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ाएगा आप लोगों को। और इस सीरीज़ को शुरू करने का भी आधार यही था कि पूरी एनसीईआरटी जो है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके दिलो जान में बस जाए और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बाकी बातें तो करेंगे ही। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आप लोगों को जैसे पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है भाई, न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगा? न्यूक्लियर रीजन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें होता ही नहीं है, एब्सेंट, वेरी गुड। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में तो आपको पता ही है यूकैरियोट सेल होता है, फंगी में भी यूकैरियोट सेल होता है, प्लांटी में भी यूकैरियोट सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल होता है, और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल होता है। तो सारे में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्योंकि न्यूक्लियस है, तो सारे में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? अरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंगल सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? कैसा है भाई, एक आदमी है कि 1000 आदमी है? नहीं, बिल्कुल भी गलत, एक आदमी की 1000 आदमी नहीं, माने कि सिंगल सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है,
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मोनेरा, मोनेरा है भाई सेलुलर है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक्स तो सेलुलर ही होते हैं। सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। मोनेरा क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछे आपसे, कोई पूछे भाई बताओ मोनेरा क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का, तो बोलना भाई सिंपल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा भैया हमारे। और प्रोटिस्टा भैया तो नहीं है मोनेरा भाई, फिर भी बोलते हैं, अपना रिश्ता अच्छा बना रहेगा, याद रहेगा और क्या। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटिस्टा क्या होता है भाई, सेलुलर होता है। बहुत ही जरूरी बात, यहाँ से पूछेंगे भाई, बोलेंगे भैया अब ये बताइए कि यूकैरियोटिक सेल होता है किस पे, प्रोटिस्टा में, तो फिर ये सेलुलर क्या हुआ, तो भाई यही एक्सेप्शन है प्रोटिस्टा का, कि उसको जो है प्रोटिस्टा में जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जब मैंने बोल दिया तो यूनिसेलुलर, तो सेलुलर तो होगा ही, मल्टीसेलुलर नहीं होता है। लेकिन 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 प्रोटिस्टा और मोनेरा में यही डिफरेंस है, दोनों ही सेलुलर है, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में पाया जाता है और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए कि मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है और प्रोटिस्टा का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फंगी। फंगी तो भाई मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू का बना हुआ होता है। लूज टिश्यू, इसमें जो है आगे सेल्स चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भाई बहुत सारे सेल्स के कम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कम्बिनेशन से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन के कम्बिनेशन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो ऐसा पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं तो पढ़ाने ही वाला हूँ, क्या दिक्कत है, और मैंने बता भी दिया, तो ठीक है। तो भाई फंगी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर तो फंगी होता है लेकिन लूज टिश्यू का बना होता है। लूज टिश्यू बोलने का अर्थ यह है कि इसमें ऑर्गेन बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, लूज टिश्यू होगा, ऑर्गेन नहीं होगा, ठीक है। अब प्लांटी के बारे में बात करते हैं। प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, टिश्यू ऑर्गेन, यानी कि टिश्यू के बाद इसमें ऑर्गेन आ गया है प्लांटी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है एनिमेलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनिमेलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। आप लोगों को पता है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सारा सिस्टम एनिमेलिया। हम लोग भी एनिमल्स है, मनुष्य एक सार्वजनिक जानवर है, आप लोगों को पता होगा हम लोग जानवर हैं, लेकिन हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, तो हम लोगों को सोशल एनिमल बोला जाता है। तो ह्यूमंस भी आते हैं एनिमल्स में, पता ही होगा सबको। तो भाई एनिमल है तो ऑर्गेन सिस्टम जैसा कि ह्यूमंस में होता है, सेलुलर स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम तो होगा ही ना भाई। तो क्या होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गेन होता है और ऑर्गेन सिस्टम, तीनों पाया जाता है, यानी परिपक्व है, परिपूर्ण है, परिपक्व नहीं परिपूर्ण है हमारा एनिमेलिया, हम लोग, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है भाई, मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन मोनेरा में पाए जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब तो पता ही होगा कि जो अपना खाना खुद से बनाता है, हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में भी ये कीमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। कीमोसिंथेटिक का मतलब केमिकल रिएक्शन से अपने भोजन को बनाना, और फोटोसिंथेटिक का मतलब तो पता ही है, बचपन से पढ़ के आते हैं, यानी कि सन के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से अपना खाना को बनाना, यानी कि ये कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉपिक यानी कि अगर ये खुद से, अगर कोई पूछे कि भाई बताओ मोनेरा खाना खुद से जो बनाता है कैसे बनाता है, तो उसको सिंपल बोलना भाई ये कीमोसिंथेटिक भी है, यानी कि केमिकल्स के हेल्प से अपने बॉडी के अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके भी ये खाना बनाता है, और फोटोसिंथेटिक भी है, ये सनलाइट के हेल्प से भी अपना खाना बनाता है। और ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ मोनेरा जो है हेट्रोट्रॉपिक भी है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड। तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक में ये सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक है। सेप्रोफिटिक यानी कि गंदे चीज़ों को खाने वाला, सेप्रोफिटिक सड़े गले चीज़ों को खाने वाला, और पैरासाइटिक भी हो सकता है मोनेरा, और मोनेरा पैरासाइटिक है तो ये डिजीज़ काउज भी करेगा, आगे इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और 12th के चैप्टर में है ह्यूमन हेल्थ डिजीज के बारे में बहुत सारे बैक्टीरियाज के बारे में नाम
और इस पे भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। राइमिंग हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा किसी लाइन पे। तो क्या है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफिक में ये क्या है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों न्यूट्रिशन को ये फॉलो करता है, यानी कि ये करता है। सेप्रोफिटिक यानी कि सारे चीज़ को खाने वाला, पैरासिटिक मतलब कि दूसरे पे डिपेंड, यानी कि होस्ट सेल पे डिपेंड। होस्ट यानी कि पैरासाइटिक का मतलब क्या है, मेरे अंदर रहेगा, मेरा भोजन पानी खाएगा और मुझे वो नुकसान करेगा, ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक दोनों होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा जो है ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक ये नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक होता है सिर्फ। एंड हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है कौन, प्रोटिस्टा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। फंगी, फंगी में क्या है, फंगी क्या होता है, मोस्टली ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है कौन, फंगी, ठीक है। तो फंगी क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक में, कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक में होता है सेप्रोफिटिक, सारे चीज़ को खाने वाला, और पैरासाइट यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा और उसी को नुकसान पहुंचाएगा, पैरासिटिक, ठीक है। आगे प्लांटी, प्लांटी तो आप लोगों को पता ही है, ऑटोट्रॉपिक होता है जन्मजात, फोटोसिंथेटिक होता है जन्मजात, ठीक है। और एनिमलिया अपने बारे में किसको नहीं पता है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं हम लोग, होलोजुलिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे चावल वावल जो है ये सब सॉलिड है। और सैप्रोफिटिक भी होता है कुछ एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि वल्चर्स एनिमल्स है, नहीं सॉरी वल्चर तो बर्ड है, तो सैप्रोफिटिक भी होता है, ठीक है। कुछ एनिमल सैप्रोफिटिक भी होते हैं, जो जैसे कि आप देख लीजिए सियार को देखिएगा तो वो मड़ा हुआ चीज़ खाता है, तो सैप्रोफिटिक मतलब कुछ भी हो सकता है, जो मड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, वो सब भी खाता है। और जैसे कि बहुत सारे चीज़, जैसे कि आप मूल को देख लीजिए, वो सड़ा गला चीज़ खाता है, तो वो सब भी सैप्रोफिटिक में आता है, वो सब भी तो एनिमल्स है, तो सैप्रोफिटिक में आता है। हम लोग होलोजुलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन एनिमल्स में तो सारे ही आ गए ना, तो हम लोग भी हैं सारे, और सारे एनिमल्स भी हैं। तो एनिमल्स खास करके क्या होते हैं, होलोजुलिक और सैप्रोफिटिक, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। आर एच विटकर के बारे में बता दिया गया, इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से इस वीडियो को, जो ये टेबल आपके दिलो दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, और आगे जो पढ़ाई होगा, मतलब आगे का चैप्टर्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस टेबल का बहुत ही अच्छा यूज़ होने वाला है। इस टेबल की अगर आपको जानकारी रहेगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आर एच विटकर के बारे में आपको बता ही दिया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, और पांचों का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस कर ही दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये कौन लिनियस भैया दिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताया था, जिसमें वो फेल कर गए थे, जैसे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो आर एच विटकर साहब जो है इन सब को, मतलब इन सब का संशोधन किए आर एच विटकर साहब, और इन्होंने बताया भाई ऐसे बांटेंगे सबको, ठीक है। The main criteria for classification used by him includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. तो इन सब क्राइटेरिया को यूज करके आर एच विटकर अंकल जो थे हमारे, इन्होंने पांचों किंगडम को क्लासिफाई किया और बताया कि मोनेरा में इस ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा, प्रोटिस्टा में इस ऑर्गेनिज्म, फंगी को इस ऑर्गेनिज्म, प्लांटी को इस ऑर्गेनिज्म में रखा जाएगा, एनिमिलिया को इस ऑर्गेनिज्म में रखा जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म को एनिमिलिया में रखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domains, thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher class. ये higher 3-domain system के बारे में आप higher classes में सीखेंगे, और इसको डिस्कस करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, खास करके नीट में, और चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मेन इस सीरीज का यही उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाए, CUET में पूछा जाए, एक भी ना छूटे और हम लोग धड़ल्ले से उसको बना लें। तो आगे बढ़ते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोजेस, फॉन्ट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स. This character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had cell wall in their cells.
इन सारे के पास जो था सेल वॉल था। जैसे कि हम लोग फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन का बना हुआ था। मोजेस क्या है, मोजेस जो है आपका लिवरवुड्स है, जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्न्स जो है, फर्न्स उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, ये सब जो है एनांजियोस्पर्म, अंडरप्लांट्स, इन सब के पास जो है सेल वॉल है। यानी मेन यही है कि ग्रीन ब्लू एल्गी, फंगी, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एनांजियोस्पर्म, इन सब के पास जो है सेल वॉल होता है। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organisms include had a cell wall in their cells। यानी कि इन सारे ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल थे उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेल वॉल सारे में पाया जाता है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंशिएट अदर कैरेक्टर्स। आई बाउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट्स। इट also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say, for example, Clydomonas and Spirogyra were placed together under algae. This classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and heterotrophic। बहुत सारा दुविधा भी आया इस पे। जैसे क्लाइडोमोनास और स्पायरोगैरा जो था, उन दोनों को जो है अलगी में ही रखा गया था, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन, लेकिन ये क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है हेटरोट्रॉफिक ग्रुप को डिफरेंशिएट नहीं किया। फंगी एंड हेटरोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, और ये फंगी और ग्रीन प्लांट्स को भी डिफरेंशिएट यानी कि मतलब कि दोनों को अलग अलग बता नहीं पाया भाई कहाँ रखे। थ्रो दे ऑल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। द फंगी हैड काइटिन एंड देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोज सेल वॉल। तो यानी कि इस पर डिफरेंस आया कि अलगी में तो रखा गया, जैसे कि प्लांटी में भी, जैसे कि आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, जैसे कि प्लांटी किंगडम जो था, इस पैरा का अर्थ आपको सीधा बता दिया जाए कि प्लांटी में भी अलग अलग डिवीजन में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। प्लांटी में भी अलग अलग डिवीजन में हम लोग बांटे हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो जब आर.एच. विटकर ने बोला कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्या, मोनेरा, प्रोजेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इस पर जब सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जाने लगा तो कंफ्यूज सब करने लगे कि किसी के पास भाई किसी का सेल वॉल जो है काइटिन का बना हुआ है, किसी का सेलुलोज का बना हुआ है, तो इस पर कहाँ रखा जाए। तो फिर हर एक किंगडम के अंदर डिवीज़न बना दिया गया। प्लांटी के अंदर डिवीज़न बना दिया गया और एनिमेलिया के अंदर क्या बना दिया गया, फाइलम बना दिया गया। यानी कि भाई अलग अलग फाइला बना दिया गया, अलग अलग डिवीज़न बना दिया गया कि इसको रखो। यानी कि किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया, इस पे भी ऐसे तो आर.एच. विटकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी दुविधाएं आने लगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आर.एच. विटकर बिल्कुल सही है, प्लांटी एक मेन कैरेक्टर देखा गया, उसके बाद प्लांटी के अंदर अलग अलग डिवीज़न बना दिया गया और उस पर अलग अलग वस्तुओं को रखा गया। जैसे कि प्रॉब्लम खासकर इस पे आया था कि फंगी के पास काइटिन है और ग्रीन प्लांट के पास सेलुलोज है, दोनों को एक में कैसा रखा जाए, दोनों को एक में तो रखा नहीं जा सकता। इसीलिए जो सेलुलोज है उसको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसमें रखा गया। फंगी के पास जो काइटिन था वो तो अलग, फंगी का डिवीज़न अलग है, फंगी अलग में रखा गया, ठीक है। फंगी हैड काइटिन एंड देयर वॉल्स व्हाइल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि सेल वॉल तो फंगी के पास भी है और ग्रीन प्लांट्स के पास भी है, फिर ये प्लांटी में क्यों नहीं रखा गया। फंगी का एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंगी, और प्लांटी को प्लांटी में रखा गया, जबकि दोनों के पास सेल वॉल है। तो इस पे भी बातें अलग अलग होंगी जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में भी अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी कि प्लांट्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं। इस पैरा में जनरली यही बताया गया है कि क्लाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी। क्लाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को जो है अलगी के अंदर रखा गया है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये ग्रीन प्लांट्स और फंगी के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाया? थ्रू दे also showed a characteristic difference in their wall composition, क्योंकि उन वे जो थे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस यानी कि अलग प्रकार का एक डिफरेंस
उनमें देखने को मिल रहा था क्या, उनके वॉल्स का। जैसे कि फंगी के पास काइटिन था और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज था, ठीक है। तो यही मतलब कि मेन जो था, मतलब दिक्कतें इस पे आ रही थी और आगे चल के इस पे डिवीज़न भी बना दिया गया, अलग अलग प्लांट्स का डिवीज़न। और फंगी को जो है, एक फंगी को पहले प्लांटी में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इसको जो इसका जो है एक अलग किंगडम ही बना दिया गया, किंगडम फंगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जो है, सारा प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर भी याद रखिएगा, सारा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखा गया, ठीक है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। जैसा कि आप लोगों को टेबल में मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनेरा में रखेंगे और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लाइडोमोनास कोरेला अर्लियर प्लेस इन अल्गी विद इन प्लांट्स, ठीक है। जैसा कि इस पैरा में था, तो इस पैरा का देखिए यहाँ पे बताया गया, इस पैरा के बारे में, मतलब कि इस पैरा का जो है कंक्लूजन जो है यहाँ पे बताया गया। यही तो है एनसीईआरटी की खास बात, ठीक है। कि क्या बताया गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लाइडोमोनास और कुलेरा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है क्लाइडोमोनास और कुलेरा को रखा गया है, लेकिन पहले जो है ये प्लांटी में था। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल था, इसीलिए इसको प्लांटी में रखा गया था, ठीक है। ये पैरामीशियम के साथ भी हुआ, विथ पैरामीशियम एंड अमोवा, पैरामीशियम और अमोवा के साथ भी हुआ, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था, क्यों सेल वॉल नहीं था, तो इन पैरामीशियम एंड अमोवा को क्या किया गया, जो है प्लांट किंगडम से हटा के एनिमल किंगडम में रखा गया, जो कि ना ही ये प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, ना ही ये एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ठीक है, जो है मतलब कि क्लाइडोमोनास और इस पैरा में क्या है कि क्लाइडोमोनास और कोरेला को पहले, किस क्वेश्चन आता है यहाँ पे ध्यान से, क्लाइडोमोनास और कोरेला को पहले अलगी में रखा, अर्लियर प्लेस्ड इन अलगी, ठीक है, प्लांट्स के साथ अलगी में रखा गया था, ठीक है। बाद में इसको प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक। और पैरामीशियम एंड अमोबा को पहले जो है एनिमेलिया में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है सेल वॉल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। This kind of changes will takes place in future to depending on the improvement of our understanding of characteristic and evolutionary relationships। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करके एनसीईआरटी भैया ने हमें बता दिया है कि इस टाइप का कन्फ्यूजन जो है आगे भी होने वाला है। जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया जाएगा, जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन से मतलब कि इवोल्यूशन होगा नए नए ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसी कन्फ्यूज़न आएंगी और इस कन्फ्यूज़न का संशोधन भी किया जाएगा, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर और इवोल्यूशन से आए नए नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट के साथ ऐसा चीज़ होना लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे पैरा में अब हम लोग मेन चीज़ पे आ रहे हैं, किंगडम मोनेरा। अब हम लोग किंगडम मोनेरा को डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग करने वाले हैं डिटेल बाजी। किसका डिटेल बाजी? किंगडम मोनेरा का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की खास बात कि पूछा भी जाता है कि सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? क्वेश्चन आता है किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? तो बैक्टीरिया। डैश आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया को जो है सोल मेंबर बोला जाता है। किसका? किंगडम मोनेरा का। दे आर मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो लोग जो है मोस्ट एबेंडेंट, आप लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ बैक्टीरिया, वहाँ बैक्टीरिया, इधर बैक्टीरिया, उधर बैक्टीरिया, मुंह में बैक्टीरिया, हाथ में बैक्टीरिया, सब जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया ही पाया जाता है हमारे पूरे दुनिया में, ठीक है। एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बैक्टीरिया का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सारे जगह
बैक्टीरिया मौजूद है। अभी आप अपने हाथ को देखेंगे, अगर सैनिटाइज नहीं किया हुआ होगा तो उसमें भी बैक्टीरिया होगा। आपके मुंह में तो बैक्टीरिया होता ही है, सबसे ज़्यादा हमारे पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, यानी कि सारी जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि थोड़े से मुट्ठी भर सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मुट्ठी भर सॉइल में, कुछ समझ रहे हो, मुट्ठी भर सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। वो लोग जो है एक्सट्रीम हैबिटाट्स, यानी कि एक्सट्रीम यानी कि मतलब कि असहनीय हैबिटाट, यानी कि हैबिटाट मतलब कि हमारा जैसा हैबिटाट है, मतलब हैबिटाट का मतलब ही समझ रहे हो ना, जैसे कि हम बता नहीं पा रहे हैं। हैबिटाट का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में होता है। हैबिटाट मतलब इन्वायरमेंट, एक तरह से इन्वायरमेंट ही बोला जा सकता है इसको। एक्सट्रीम हैबिटाट यानी कि जहाँ पे हम रह नहीं सकते वहाँ भी ये रहते हैं। हॉट स्प्रिंग यानी कि पूरा एकदम आग से उबला हुआ पानी में भी ये लोग रह सकता है। हॉट स्प्रिंग, बॉयल वाटर में भी ये लोग रह सकता है। डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ पे कम से कम लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो सोचो, जहाँ हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ बैक्टीरिया कितनी संख्या में सर्वाइव करेंगे। इसीलिए पहले ही बोल दिया गया हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में है। तो इसीलिए क्यों है, क्योंकि भाई एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर सकता है। तो ये तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, पार्टी हो गया ना, कि आराम से मतलब हम लोग जिस हैबिटाट में रह रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक यानी बहुत ही कंफर्टेबल हैबिटाट हो गया। यहाँ तो वो ग्रो करेगा, मजे से ग्रो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। और जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी होती ही हैं, तो पैरासाइट के रूप में वो लोग होंगे ही। तो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। द स्फेरिकल कोकस, ठीक है, बैक्टीरिया को जो है मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। बैक्टीरिया को जो है अलग अलग शेप के आधार पे भी बांटा गया है। ठीक है, स्फेरिकल को कोकस बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका फोटो, जैसे स्फेरिकल को है जो कोकाई बोला जाता है। इसका मतलब कि प्लूरल है कोकाई और सिंगुलर है कोकस। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल शेप अगर आपको कोई बैक्टीरिया दिखे तो सीधा बोल दो भाई ये कोकाई है। ठीक है, रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया दिखे तो आप क्या बोलोगे, रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया दिखे तो आप उसको बोलोगे बैसिलस। ठीक है, बैसिलस, और बैसिलियाई इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा शेप्ड अगर दिखे, कॉमा शेप्ड, तो आप क्या बोलोगे, विवरियो। क्या बोलोगे, विवरियो, विवरियम इसका सिंगुलर है, विवरियो इसका प्लूरल है। और स्पाइरल शेप्ड ऐसा अगर दिखे तो क्या है, स्पाइरुलम है। बैक्टीरिया का अलग अलग शेप, कोकाई, बेसिलिया, स्पाइरिला और विवरियो। ये शेप भी बहुत सारे बार पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि स्फेरिकल शेप क्या होता है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोकस बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैसिलस बोलते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विवरियम बोलते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम बोलते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, यानी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो वेरी सिंपल है। सिंपल क्या है यार, प्रोकैरियोटिक सेल है तो सिंपल ही होगा, प्रिमिटिव सेल है, बहुत ही सिंपल है बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बैक्टीरिया का बिहेवियर। हाँ है ही, एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी रह रहा है, नॉर्मल हैबिटाट्स में भी रह रहा है, पैरासाइट फॉर्म भी है, हेटरोट्रॉपिक फॉर्म तो खैर है ही। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उनको। ठीक है, compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity, यानी कि उनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है।
एक्सटेंसिव है, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, वो जो है अपने खुद के भोजन को बनाते हैं किससे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, वे लोग ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक तो होते ही हो सकते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक वाले ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक वाले भी ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी कि सनलाइट के हेल्प से भी वो लोग खाना बनाते हैं और केमिकल अपने बॉडी में मौजूद अलग अलग केमिकल्स के हेल्प से भी वो लोग खाना बना सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक्स, लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉप्स होता है, ठीक है, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी वो लोग जो है डिपेंड होता है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हेटरोट्रॉफिक है तो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा ही, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करेगा ही। अब बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोनेरा के आगे बढ़ते हैं, सॉरी अब मोनेरा में तो बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं ना भाई, तो बैक्टीरिया पे आगे बढ़ते हैं, मोनेरा पे आगे बढ़ते हैं बात सी में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। मोनेरा का एक डिवीजन है, कौन कौन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मोनेरा का डिवीजन है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ, मतलब कि मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। दिस बैक्टीरिया आर These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है, जैसे कि पहले बताया गया था कि वो तो था आपके मोनेरा के बारे में, सारे बैक्टीरियाओं के बारे में बताया गया था कि ये हार्श हैबिटाट पे रहते हैं, नॉर्मल हैबिटाट पे रहते हैं, लेकिन हार्श हैबिटाट पे जो रहते हैं उनको बोला क्या जाता है, आर्की बैक्टीरिया। आपके सामने है आर्की बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटाट में रहते हैं, एकदम हार्श, अब बताया जाएगा आपको कौन सा हार्श हैबिटाट क्या होता है। तो दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, एक्सट्रीम साल्टी यानी पूरा नमकीन एरिया में, यानी कि पूरा ही साल्टी एरिया, नमकीन एरिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी कि साल्टी एरियाज को हम लोग बोलते हैं हेलोफिल्स। तो बैक्टीरिया जो है हेलोफिल्स यानी कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज पे भी ग्रो कर सकते हैं भैया, वहाँ भी नहीं बच सकते आप। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि पूरे उबले हुए गर्म पानी में भी पाया जाता है, कौन, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन, आर्की बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, उसको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने का संभावना भी है कि कौन से ऐसे मतलब कि जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। और जो बैक्टीरिया मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, यानी सरे गले कीचड़ उचड़ में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस याद रखिएगा। जो मार्शी एरियाज में वो मिथेनोजेंस, जो साल्टी एरियाज में वो हेलोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग में वो थर्मो एसिडोफिल्स। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस, ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया जो है अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरियाओं से अलग क्यों है, तो आर्की बैक्टीरिया का जो है सेल वॉल है वो दूसरे बैक्टीरियाओं के सेल वॉल से अलग है, ठीक है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और यही सेल वॉल उनका वरदान है, ठीक है, उनको आशीर्वाद है कि तुम्हारा सेल वॉल ही तुम्हें बाकी बैक्टीरियाओं से अलग भी करेगा, और एक्सट्रीम हैबिटाट में जो बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकते हैं वहाँ भी तुम इसी सेल वॉल के मदद से ग्रो कर पाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे, ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटाट में भी, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाओं से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनका सेल वॉल दूसरे बैक्टीरियाओं से अलग है, ठीक है, और यही सेल वॉल जो है उनको मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। मिथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स,
ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होता है, जैसे काव, बेफेलो, जुगाली करने वाले जानवर। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो हैं रूमिनेंट एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। आप रूमिनेंट एनिमल्स बता ही चुके हैं, काव और बेफेलो को बोला जाता है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। वो जो है मीथेन बायोगैस को प्रोडक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन बायोगैस क्या, मीथेन बायोगैस से तो आपको पता ही है, आजकल तो मीथेन बायोगैस का यूज़ भी हो रहा है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में, और मीथेन गैस से बिजली भी बना सकते हैं। तो मीथेन बनाने में अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मीथेन बायोगैस को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है। तो मिथेनोजेंस विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस। तो द आंसर इज मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। और मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया में आएगा, आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। तो आपका आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया में आएगा मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस क्या करते हैं मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके प्रोडक्शन के लिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सबसे प्यारा बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। अब आप बोलेंगे भाई आप इसको मतलब कि प्यारा बैक्टीरिया क्यों बोले, ये भी तो बैक्टीरिया। प्यारा बैक्टीरिया इसीलिए बोले क्योंकि ये हमारे फार्मर्स का बहुत हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि आपको पता ही है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो ऐसे बैक्टीरियाओं का होना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत 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 लाभदायक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप खोज के लेके आके अपने खेत में नहीं डाल देना, अब मिलेगा भी नहीं जल्दी, ऐसे होता ही है बहुत सारे खेत में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ट्रू, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, सच्चा बैक्टीरिया इसी को बोला जाता है। किसको, यू बैक्टीरिया, सच्चा बैक्टीरिया। क्वेश्चन आएगा ट्रू बैक्टीरिया और डैश बैक्टीरिया, तो क्या होगा आंसर, आर्की या यू बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये लोग जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं किसमें, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल जो है रिजिड होता है, कठोर होता है। एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम, और अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। आपको तो पता ही है बैक्टीरिया जो फ्लैजिला के मदद से मूव करता है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और आपने बहुत बार सुना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया किस पे आता है, यू बैक्टीरिया में आता है। साइनोबैक्टीरिया किस पे आता है, साइनोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया में मतलब कि पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया को कौन से बैक्टीरिया में रखा जाता है, तो यू बैक्टीरिया में रखा जाता है। किसको, साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और क्वेश्चन ये भी आता है कि साइनोबैक्टीरिया में कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन सा क्लोरोफिल का वेरिएंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। यहाँ अच्छे से बता दिया गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल सब में पाया जाता है कौन, साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर भी होता है, कोलोनियल भी होता है, फिलामेंटस फिलामेंट के जैसा भी होता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब कि जो नमक वाला पानी नहीं है, और मैरीन जो नमक वाला पानी है उस पर भी पाया जाता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलिटेनियस शीट। जिलिटिन के तरह शीत मतलब कि चमकीला शीत मतलब की तरह का पाया जाता है कौन, कॉलोनीज इज सराउंडेड बाय जिलिटेनियस शीट। कॉलोनीज यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो कॉलोनीज है वो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है किससे, जिलिटेनियस शीट से, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये जो है पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स यानी कि आपने देखा होगा
ब्लूम्स, मतलब जो गंदा पानी होगा उसमें ना बड़ा बड़ा बुलबुला देखा होगा, वही ब्लूम्स जो है यही साइनोबैक्टीरिया ही फॉर्म करता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। हाँ, यही इसी के बारे में आपको बात कर रहे थे कि फार्मर्स का बहुत सारा हेल्प करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो क्या होता है कि आप लोगों को पता ही है कि फसलों में जो है नाइट्रोजन का बहुत काम होता है, ठीक है, यानी कि फसल को ग्रो करने के लिए, हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसके थ्रू? एक सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। देखिए यहाँ बना हुआ है हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट जिस ऑर्गेनिज्म के पास, जिस बैक्टीरिया के पास रहा, वो क्या करेगा? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा और प्लांट्स को देगा। मतलब कि एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को प्लांट्स में देने का काम यही बैक्टीरिया करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। नोस्टॉक एंड एनाबिना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक और एनाबिना। इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। यानी कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? कौन है? नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन सा स्पेशल सेल चाहिए? तो हेटेरोसिस्ट चाहिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। Chemosynthetic bacteria oxidize various organic substances such as nitrate, nitrates and ammonia, use released energy ATP production, और इसी से वो एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि वो जो है रिसाइकलिंग, यानी कि रिसाइकल करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में ना ही एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी होने देते हैं, ना ही सॉइल में। तो वो लोग रिसाइकिल करते रहते हैं, किसको? नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को, सल्फर को, ये सारे को रिसाइकिल करते हैं। कौन? हमारे यूबैक्टीरिया के मेंबर्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अब कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी यूबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे। मोस्ट अबंडेंट लिखा हुआ है तो कुछ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे यूबैक्टीरिया जो है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, लेकिन ये मोनेरा के तरह नहीं, उस मतलब कि डिजीज फैलाते हैं। ये बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। जैसे मोनेरा में जो हेटेरोट्रॉफिक था वो पैरासाइटिक था, वो मतलब कि एनिमल्स में डिजीज, मतलब कि डिजीज फैलाने का काम करता था। लेकिन यूबैक्टीरिया का जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्ड से, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है, आपको पता है। अब यहाँ पे ये नहीं पता होगा आप लोगों को, पहले अभी तो पता चल गया होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है पाया नहीं जाता, यू बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया, याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? यू बैक्टीरिया होता है। और आप लोगों को पता ही है कर्ड का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज,
ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन ल्यूकियम, नहीं मतलब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कौन करता है, ये करता है, मतलब कि कर्ड करता है, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन ल्यूकियम। और कुछ हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि ल्यूग्यूम मतलब क्या होता है, दाल फिक्स करता है नाइट्रोजन, यानी कि जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स में क्रॉप्स में देना, ये भी कौन करता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कुछ बैक्टीरिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। सम आर पैथोजेनिक काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ ऐसे देखिए बैक्टीरिया है तो ये अपना मतलब कि अपना रंग कैसे छोड़ देगा, बैक्टीरिया है तो पैथोजन काउज करेगा ही। तो कुछ ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजन भी काउज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में, पेट्स में, ये सब में काउज करता है। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कोलेरा के बारे में, टाइफॉइड के बारे में, ठीक है, टेटनस के बारे में, सिट्रस कैंकर के बारे में, एज वेल एज नोन डिजीज काउज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अलग अलग बीमारियों को फैलाते हैं कौन, हमारे यू बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स, जो कि कौन सी बीमारी है, कोरेला है, टाइफॉइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है। ठीक है, तो ये सब बीमारी जो है कुछ यू बैक्टीरिया फैलाते हैं, सारे नहीं कुछ। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, और इस बैक्टीरिया का जनसंख्या कैसे बढ़ता है, ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है किससे, फ्यूजन से। जैसा कि आपको पता है फ्यूजन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन से ये रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए एक बैक्टीरिया, ये तवर का बैक्टीरिया था, अब यहाँ से फ्यूज होने लगा, ये बड़ा हुआ, पहले बड़ा होने के बाद ये एक ही बैक्टीरिया था, उसके बाद ये बीच से टूट गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, फिजन नॉट फ्यूजन, दिस इज फिजन। फ्यूजन मतलब होता है दो बैक्टीरिया को जुड़ना, और फिजन मतलब होता है दो बैक्टीरिया कभी नहीं जुड़ता है, फिजन से ही होता है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा था कि फ्यूजन मतलब होता है कि दो चीज़ों का जुड़ना, और फिजन मतलब होता है एक बड़े चीज़ों से दो चीज़ें अलग हो जाना। तो बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों की बात यहाँ हो रही है। बैक्टीरियाएं जो हैं रिप्रोड्यूस करती हैं फिजन से, यानी कि एक बड़ा सा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बड़ा होगा, उसके बाद बीच से टूट जाएगा, और ये अलग बैक्टीरिया होगा और ये अलग बैक्टीरिया होगा। ठीक है, इसका डीएनए है यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये सेल वॉल है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। और ये लोग जो हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। इसका ये डीएनए जो था इस बैक्टीरिया में शिफ्ट करके, ट्रांसफर करके, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ट्रांसफर करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो माइकोप्लाज्मा स्टार्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा बहुत ध्यान से याद रखिएगा इसको। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं उस पर, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लेक करते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं होता है, कंप्लीटली लेक सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कंप्लीटली लेक सेल वॉल, यानी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से छोटा कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा से छोटा कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और वो लोग जो है विदाउट ऑक्सीजन, और वो लोग, ये बैक्टीरिया जो हैं बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं।
ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा? माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोगों ने सीखा कि ये जो है, इस पे जो है माइकोप्लाज्मा जो है कंप्लीटली लेग सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा सेल। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है, सीधा आंसर माइकोप्लाज्मा। और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन। ये बोलता है मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सर्वाइव कर सकता हूँ, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स को ये डिजीज करते हैं, कौन? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पैथोजेनिक होते हैं यानी कि डिजीज फैलाते हैं। तो हमारा किंगडम मोनेरा बिल्कुल हो गया है समाप्त। अब हम लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा, चलिए तारीफ करिए, किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका था कि सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जो हैं प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम का जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी प्लांट टू अनदर, ठीक है। वो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स भी कहा जाता है इनको, और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये लोग प्लांट्स के ग्रुप में भी आ जाते हैं। इन दिस बुक्स वी इंक्लूड, इस किताब यानी कि इस एनसीईआरटी किताब से हम लोग को तो बाहर नहीं जाना है, और इस एनसीईआरटी किताब में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये बता रहे हैं। इस एनसीईआरटी किताब में हम लोग को पढ़ना है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। कौन कौन? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं ये लोग जो है एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरीली यानी कि ज़्यादातर, मेन रूप से, मुख्य रूप से ये लोग जो है एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। ये किंगडम जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि लिंकेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कौन? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है लिंक है, ये किंगडम जो है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में लिंकेज है इसका। यहाँ पे जैसे बताया गया, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ये जो है दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक, ये किंगडम लिंक बनाता है विद अदर्स लिंक विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। बीइंग यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूकैरियोट्स होंगे तो न्यूक्लियस होंगे, तो प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एंड अदर मेंबर्स बाउंड सेल ऑर्गेन्स, और अलग में, और यूकैरियोट है तो अदर ऑर्गेनेल्स भी होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब होंगे, तो ये सब भी इसमें हैं, ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है। किसी के पास फ्लैजिला और किसी ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला और सीलिया भी है। प्रोटिस्टेन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है। प्रोटिस्टेंस जो है एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशंस के थ्रू प्रोटिस्टा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले ही बताया था, प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोइड्स, प्रोटोजोन्स। तो हम लोग अब क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इस ग्रुप में जो है, क्राइसोफाइट्स ग्रुप में जो है, दो ग्रुप को इंक्लूड किया गया है, जो कि है डाई एटम्स एंड गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी को हम लोग डेस्माइट्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट। वे लोग जो है फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। वे लोग माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म,
ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे, और फ्लोड पैसिवली इन वाटर करेंट्स, यानी कि फ्लोट करते हैं वाटर करंट के हेल्प से ये लोग जो है फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम यानी कि क्राइसोफाइट्स के मोस्ट मेंबर्स जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, मोस्ट मेंबर जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, डायटम्स में जो है डायटम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत ही आंखें गड़ा के, डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, सेल वॉल जो है टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाता है, सोप लाइक बॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है ना, विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा साबुन की डिब्बी, एक के ऊपर एक ऐसे साबुन उसके अंदर हम लोग रखते हैं, तो वैसा ही डायटम्स जो है थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाता है जो कि सोप बॉक्स के तरह दिखता है। तो ये क्वेश्चन आता है ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ध्यान से। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, डायटम्स में क्या है कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल किस तरह का लगता है, थिन ओवरलैपिंग सेल्स के तरह, और ये फिट टुगेदर एक दूसरे के साथ फिट होता है, कैसे, जैसे कि सोप बॉक्स जैसे फिट होता है उसी तरह, ठीक है। क्वेश्चन आता है ध्यान से, इसको याद रखिएगा कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल है ये ओवरलैपिंग सेल्स के तरह मतलब कि इसका जो सेल वॉल है ये फॉर्म करता है थिन ओवरलैपिंग सेल, और ये एक दूसरे के साथ फिट होता है सोप बॉक्स के तरह, ठीक है, दिखने में लगता है कि ये सोप बॉक्स के तरह है, लेकिन सोप बॉक्स तो है नहीं, वो डाई एटम्स है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, सबको क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रिक्टेबल, यानी कि वॉल्स जो है डाई एटम्स का जो वॉल्स है उसमें इम्बेडेड धसा हुआ होता है क्या, सिलिका, ठीक है, सिलिका धसा हुआ होता है, इसीलिए इनडिस्ट्रिक्टेबल होता है, यानी कि तोड़ नहीं सकते, बहुत कठोर होता है, ठीक है। दस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall deposit in their habitat, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, ठीक है, इसीलिए सेल वॉल, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल डिपोजिट्स होने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है देखने में डायटम्स का, तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, और वो जिस हैबिटेट में जिस जगह वो लोग रहते हैं वहाँ पे जो है अपने सेल वॉल को डिपोजिट करते जाते हैं, और तो लार्ज अमाउंट में डिपोजिट हो जाता है सेल, ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रेफर टू एज डायमेटेशियस अर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेटेशियस अर्थ। क्वेश्चन यहाँ से आता है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, दिस accumulation over billions of years referred to as diatomaceous earth। तो क्वेश्चन यहाँ कैसे आएगा, अब पूछेंगे आप क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डायटोमेशियस अर्थ कौन फॉर्म करता है, तो डायटम फॉर्म करता है क्या, डायमेटेशियस अर्थ। तो डायमेटेशियस अर्थ फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है, कैसे डायमेटेशियस अर्थ फॉर्म हो जाता है, सेल वॉल डिपोजिट के कारण, डायटम्स का जो सेल वॉल है वो डिपोजिट हो जाता है उसके हैबिटेट में, उससे बहुत सालों के बाद, यानी कि वो डिपॉजिट करते रहता है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक करते रहता है, और वो जो सेल वॉल है वो बन जाता है डायमेटेशियस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। बीइंग ग्रिटी, चमकीला होने के कारण ये पॉलिशिंग के लिए भी, मतलब ग्रिटी मतलब खुदरेलापन होने के कारण ये जो है पॉलिशिंग के भी काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी काम आता है। डायमेटेशियस आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि डायटम्स को जो है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस भी बोला जाता है, चीफ। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस कौन है, चीफ प्रोड्यूसर ओशन का कौन है, तो डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर है ओशियंस में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, क्राइसोफाइट्स में हम लोग ने पढ़ा डायटम्स और गोल्डन अलगी डेस्माइट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue and red depending on the main pigment present in their cells. ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या, These organisms are mostly marine and photosynthetic. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली मैरिन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है. They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigment present in their cells. यानी कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये येलो भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, ब्लू भी दिख सकता है, ब्राउन भी दिख सकता है, रेड भी दिख सकता है. कैसे दिख सकता है भाई इसमें, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट, जो पिगमेंट इसमें पाया जाएगा वही दिखेगा, ठीक है. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस. इनका जो सेल वॉल है ये स्टिफ सेलुलोज प्लेट का होता है. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. मोस्ट ऑफ देम क्या है, टू फ्लैजिला. मोस्ट ऑफ देम के पास क्या पाया जाता है, टू फ्लैजिला पाया जाता है. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, वन एक लॉन्गिट्यूडनली लाइज करता है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सली लाइज करता है, ठीक है, इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है. वेरी ओपन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बन सकता क्या है, बना है और आया भी है. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, गोनियालेक्स, गोनियालेक्स बोलते हैं, ठीक है. अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मे मेक द सी अपीयर रेड. मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड सब हो सकता है. तो गोनियालेक्स जो है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की कैटेगरी, मतलब कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है गोनियालेक्स होता है, ठीक है. गोनियालेक्स को हम लोग बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स. और ये इतना जल्दी मतलब कि, और इसका मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है. और इसके कारण क्या होता है, ये जिस सी में रहता है, जिस समुद्र में रहता है, उस पूरे समुद्र को लाल कर देता है. लाल समुद्र सुना होगा, रक्त से भरा हुआ समुद्र. ऐसा कुछ नहीं है, गोनियालेक्स के कारण ऐसा हुआ है. टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में किल अदर मैरिन फिशेस सच एज मैरिन एनिमल्स सच एज फिशेस. तो लेकिन रक्त तो ये है नहीं गोनियालेक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, लेकिन ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो बहुत ही भयानक होता है और बहुत सारे मछलियों को मार देता है. तो बोल सकते हैं रक्त से भरा हुआ, मार देता है तो रक्त तो फैलेगा ही. ऐसे रक्त फैलेगा क्या, ऐसा रक्त कुछ नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ जोक. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स गोनियालेक्स होता है, रेड होता है ये गोनियालेक्स जो है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है. रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने के कारण ये अपने सी को, जिस सी में ये रहता है, जिस हैबिटाट में रहता है, इस पूरे हैबिटाट को रेड कर देता है. और ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिस टॉक्सिन से बहुत सारे समुद्र के मछलियां मर जाती हैं, यानी कि पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज करता है. अब पढ़ते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड्स को. जैसा कि हम लोग पहले ही बताया था, यहाँ पे पहले ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स. तो हम लोग यूग्लिनॉइड्स में आ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स, ठीक है. मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. तो यूग्लिनॉइड्स के मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर नमकीन पानी में ये लोग नहीं रहते हैं. फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, वैसे ही ठहरा हुआ पानी में ये रहता है, ठीक है. इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. इंस्टीड यानी कि सेल वॉल के बजाय, ठीक है, सेल वॉल के बजाय इनके पास क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल. क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से. क्या क्वेश्चन आता है कि यूग्लिनॉइड्स के पास प्रोटीन रिच लेयर है, उस प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या है, तो पेलिकल, 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 ठीक है. दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. दूसरा क्वेश्चन, पेलिकल का काम क्या आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पेलिकल इन यूग्लिनॉइड्स, ठीक है. तो पेलिकल का काम क्या होता है, देयर बॉडी मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, उनके बॉडी को लचीला बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना. कौन, पेलिकल. किसमें, यूग्लिनॉइड्स में, ठीक है. दे हैव टू फ्लैजिला, इसके पास भी टू फ्लैजिला होता है, किसके पास होता है टू फ्लैजिला,
अरे भाई अभी तुरंत पढ़ा, किसके पास? इसके पास। ये कौन है? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में लेकिन ये बात को ध्यान में रखिएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स का जो है फ्लैजिला जो है लॉन्गिट्यूडनली होता है और ट्रांसवर्सली होता है। अब बोलिए आपको लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सली नहीं आता? अरे लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली ऐसा, ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसा वाला और ट्रांसवर्सली ऐसा, ये होता है किसमें? डायनोफ्लैजिलेट्स में। और यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला होता है, लेकिन यूग्लिनॉइड्स का अलग है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, यहाँ लगी अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। और डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है? एक ट्रांसफर होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी 2 फ्लैजिला होता है, यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो 2 फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है? एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। यूग्लिनॉइड्स में जो 2 फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है? एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में वो लोग फोटोसिंथेटिक है। व्हेन दे डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। बहुत ही अच्छे जानवर है भाई, अगर तुम रहो तो भी ठीक, ना रहो तो भी ठीक। यानी कि अगर सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट नहीं है तो वो लोग हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स बनते हैं तो हेटेरोट्रॉप्स में भी क्या? प्रीडेट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को शिकार करते हैं, प्रीडेटिंग। अगर सनलाइट है तो ये लोग जो है अहिंसावादी हो जाते हैं, यानी कि सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। और अगर सनलाइट नहीं है तो पेट का भूख मिटाने के लिए हिंसा तो करना ही पड़ेगा। हिंसा क्या यार, खाना ही पड़ेगा। हेटेरोट्रॉप बन जाएंगे और ये प्रीडेट करेंगे दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स बनना तो नहीं होगा कि एनिमल्स बोलना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यूग्लिनॉइड्स होता है ये लोग, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। Interestingly, the pigments of यूग्लिनॉइड्स are identical to those in plants, ठीक है, present in higher plants। यानी कि यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है किससे? हायर प्लांट्स से। जैसे हायर प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, बिल्कुल सही पढ़े थे हम लोग, तो क्लोरोफिल ए होता है हायर प्लांट्स में। तो यूग्लिनॉइड्स में भी पिगमेंट्स पाया जाता है हायर प्लांट्स के जैसा। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स पर है तो एग्जाम्पल यूग्लिना, वो कितना आसान है। तो चलिए हम लोग का यूग्लिनॉइड्स भी खत्म हो गया, तो क्या हम लोग कर चुके हैं खत्म? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। अब हम लोग आ चुके हैं स्लाइमोइड्स पे। स्लाइमोइड्स, ठीक है। अब स्लाइमोइड्स पढ़ते हैं। स्लाइमोइड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइमोइड्स को जो है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोला जाता है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। बॉडी मूव्स अलोंग विद डिकेइंग ट्विग्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। स्लाइमोइड्स को जो है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोला जाता है, जैसा कि मैंने सैप्रोफिटिक के बारे में आप लोग को पहले ही बता दिया था। जो सड़े गले चीज को खाएंगे उन्हें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि डिकेइंग ट्विग्स, टहनी पत्तियां जो सड़गल जाती हैं उन्हीं को ये खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला बात है भाई। अंडर सुटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन रहा तो वो लोग एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, एक जमत्व बना लेते हैं, क्या? प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो कर सकता है और स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है सेवरल फीट पे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्लोटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा और फॉर्म कर देगा फ्लोटिंग बॉडी। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है स्लाइमोइड्स? फेवरेबल कंडीशन में स्लाइमोइड एग्रीगेशन करता है, फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक एग्रीगेशन बनाता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडियम। यानी कि फेवरेबल कंडीशन में स्लाइमोइड्स प्लाज्मोडियम बनाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है प्लाज्मोडियम? अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है स्लाइमोइड्स, और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडी बनाता है स्लाइमोइड्स। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और स्पोर होता है उनके टिप्स पे। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स पाया जाता है उनके स्पोर्स पे, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, मतलब कि एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा
उन लोगों का रेसिस्टिविटी होता है, यानी कि जल्दी से मरेगा नहीं वो लोग, यानी कि कोई भी अगर हानिकारक चीज़ उन लोगों पे हमला करे, यानी कि कोई भी एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उन लोगों का जो है रेसिस्टेंट बहुत ही अच्छा है और वो लोग इसीलिए अच्छा है, तो इसीलिए सर्वाइव करता है मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। देखो मैंने बताया कि अगर एडवर्स कंडीशन भी आ जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, फिर भी वो लोग जिंदा रहेंगे, तो इसलिए सर्वाइव करते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, और इनका जो स्पोर्स है ये डिस्पर्स्ड किया जाता है, यानी कि दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, हटाया जाता है, किससे? एयर करंट से। यानी कि यहाँ पे एक बात सोचने की है कि इनका जो रिप्रोडक्शन है इसमें एयर का बहुत ही बड़ा हाथ है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है उसमें एयर भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने स्लाइमाउट्स को भी खत्म कर लिया, अब हम लोग आते हैं प्रोटोजोन्स पे। प्रोटोजोन्स पे आते हैं हम लोग। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉपिक एंड लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। बहुत ही गंदा आदमी है ये, यानी कि ये तो बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुंचाता है ह्यूमंस को, ना ही एनिमल्स को, ना ही प्लांट्स को। ये क्या है? हेटरोट्रॉपिक है, दूसरे पे डिपेंड करेगा। हेटरोट्रॉपिक भी किस पे है? प्रीडेट करता है, और पैरासाइट रहता है, दूसरे जानवर को मार के खाता है, और पैरासाइट दूसरे जानवर के अंदर रहता है, होस्ट बॉडी के अंदर रहता है, उसी का न्यूट्रिशन लेता है और उसी को हानि पहुंचाता है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वो लोग जो ये ऐसा कहा जाता है कि ये सब जो है प्रीमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का। हाँ, एनिमल्स बहुत सारे ह्यूमंस का भी ऐसा आ जाता है, जिस घर में खाएंगे उसी घर में छेद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऐसा ही कुछ है ये कि दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। पैरासाइट है, और इसको बोला भी जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव है ये। क्या? प्रिमिटिव रिलेटिव है, किसका? एनिमल्स का। ठीक है, देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटेस्टेंट्स के। कौन? एमेबॉइड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटेस्टेंट्स, सीलिएटेड प्रोटेस्टेंट्स और स्पोरोजोन्स। तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। एमेबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है और मॉइस्ट सॉइल में रहता है। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, यानी कि ये फ्रेश वाटर में रहेगा, सी वाटर में रहेगा, मॉइस्ट सॉइल में रहेगा, और ठीक है ये सारे में ये रहता है, इसका हैबिटेट है ये। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, यानी कि ये जो है अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ता है, किससे? सूडोपोडिया से। फॉल्स फीट, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं, एज इन अमोबा। जैसा कि अमोबा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमोबा जो है सूडोपोडिया के थ्रू अपने खाने को पकड़ता है और इंजेक्शन करता है। मैरिन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। मैरिन फॉर्म्स में क्या है? मैरिन यानी कि जो समुद्र में रहते हैं उनके पास सिलिका सेल्स होता है उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम आर एंटोमोबा आर पैरासाइट्स। जैसे कि इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटोमोबा। एंटोमोबा हिस्टोरिका जो कि एलिफेंथेसिस करता है, तो इसी में आता है। क्या? किसमें? इसी में। किसमें? एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में। ठीक है, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स किस में आता है? प्रोटोजोन्स में आता है। प्रोटोजोन्स में एमोबॉइड प्रोटोजोन्स आता है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में आते हैं कौन? एंटोमोबा, जो कि क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एमोबॉइड प्रोटोजोन्स क्या आता है? प्रोटोजोन्स है। ठीक है, प्रोटोजोन्स, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा कि एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में आता है एंटोमोबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या है? द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, यानी कि इसका मेंबर जो है या तो फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक है। फ्री लिविंग मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना फ्री लिविंग, और पैरासाइटिक मतलब यानी कि फ्री लिविंग मतलब दूसरे होस्ट पे ये डिपेंड नहीं है, अपना न्यूट्रिशन अपने बॉडी को खुद दे सकता है। और पैरासाइटिक भी है, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट करता है और उसी को नष्ट करता है अंदर से। तो बहुत ही गंदा है पैरासाइटिक, लेकिन फ्री लिविंग भी है। दे है फ्लैजिला होता है, याद रखिएगा। फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा, याद रखने का क्या है। ठीक है, द पैरासाइटिक फॉर्म काउजेज डिजीज। पैरासाइटिक फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरासाइटिक मतलब जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, तो डिजीज भी करेगा, यानी कि न्यूट्रिशन तो उसका ले रहा है प्लस उसका हानि भी पहुंचा रहा है। तो पैरासाइटिक फॉर्म है तो डिजीज तो करेगा ही। तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद आएगी, बस नींद आएगी, बस
नींद आएगी। तो रातों में जगाना जिसको हो रहा है उसको ट्राइपनसोमा के साथ एक बार मिलवा दीजिए, बस रातों में जागना बंद हो जाएगा, उसका स्लीपिंग सिकनेस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नींद आती रहेगी, नींद आती रहेगी, नींद आती रहेगी। लेकिन अब भी मजाक तो बाद में, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो है क्या आता है, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है और इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस करवाने वाला कौन होता है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ कौन प्रोटोजोन होता है, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा किस में आता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, प्रोटोजोआ है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब हम लोग आ गए हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला होगा और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होगा, तब सीलिया होगा। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग होता है, अरे मूविंग तो होगा ही ना सर, क्यों होगा, क्योंकि सीलिया है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है तो मूव करेगा। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। उनके पास एक कैविटी गलेट होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस पे ओपन करता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट of rows of cilia causes the water laden with food to be shared into the gullet. Example paramecium. Paramecium, ठीक है। The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food, ठीक है। coordinated movement जो है cause करता है क्या, water laden shared to gullet। Example क्या है, paramecium। तो ये हमेशा याद रखिएगा क्या, कि ciliated protozoans में क्या आता है, paramecium आता है। पैरामीशियम, ये याद रखिएगा, पैरामीशियम किस में आता है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं किस पे, स्पोरोजोन्स पे। अब हम लोग स्पोरोजोन्स के बारे में बात करेंगे। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनका जो स्पोर है इन्फेक्शियस होता है बहुत, उनके लाइफ साइकिल में ही स्पोर होगा, ये तो लाजमी है ना भाई। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनका जो स्पोर है बहुत इन्फेक्शियस, यानी कि स्पोर के थ्रू ये बीमारी फैलाते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा नोटोरियस, नटखट, तो बिल्कुल भी नोटोरियस का मतलब नहीं होता है। नोटोरियस का मतलब होता है यानी कि विचित्र, विचित्र जीव है ये प्लाज्मोडियम। और नोटोरियस इसीलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया मलेरिया बहुत कोई को हुआ भी होगा, कम मतलब कि वो रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स में क्या आता है, याद रखिएगा इस बात को, स्पोरोजोन्स में क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पोरोजोन्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो है किस पे आता है, कौन है मलेरियल पैरासाइट, तो स्पोरोजोन्स है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोन है। विच काउज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज़ स्ट्रेंगिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को घटाने में बहुत मदद करता है। अच्छा भी चीज़ है लेकिन खराब भी है, जिसको होता है उसको पता चलता है, ठीक है। अच्छा इसीलिए है, बाद में बताएंगे। अरे अच्छा इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन को घटाता है, और क्या, इतना ज़्यादा जनसंख्या अपने देश का, कोई बात नहीं, लेकिन मारना नहीं है किसी को, थानोस नहीं बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजोन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इन्फेक्शियस स्पोर होता है इसका स्टेज, और ये मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के बारे में आप लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप लोगों को बताया जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। मलेरिया का लाइफ साइकिल, मलेरिया कैसे होता है, स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, मेरोजोइट्स क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, जो कि जल्द ही आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। ऐसे ही हम लोग एनसीईआरटी खोलेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे क्या है नहीं है, टेंशन ना ले, बिल्कुल आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं किस पे, किंगडम फंगी पे। तो टाइम तो बहुत हो चुका है, किंगडम फंगी को क्या शुरू करें, ख़त्म करें, या ख़त्म करके ही छोड़े। तो किंगडम फंगी को क्या किया जाए, देखते हैं, जहाँ तक होगा कर लेंगे। चलिए जब स्टार्ट किए हैं ख़त्म किया ही जाए। तो किंगडम फंगी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट।
किंगडम फंगी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए आप लोगों को। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में किंगडम फंगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लस किंगडम फंगी से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा मतलब कि इससे क्वेश्चन उठता है और बहुत ही डिटेलबाजी वाला चैप्टर है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम तो बहुत हो चुका है, तो इसीलिए किंगडम फंगी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया जाए। और किंगडम फंगी के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में किंगडम फंगी के बारे में अगर बढ़िया से बताया दिया जाएगा, किंगडम फंगी क्या है नहीं है, ऐसे ही एनसीईआरटी खोल के आप लोगों के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं किंगडम फंगी के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही करके रखा हुआ है और ये सब चीज़ें। तो आज यहीं पे आज की वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल।